वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत जो गवर्नर, वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग का जो चल रहा था सफ़र, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट लॉर्ड डलहौजी को हम लोग देख रहे थे। तो चलिए लॉर्ड डलहौजी को हम लोग कंटिन्यू करें। हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच का जो नियम था वह लागू हुआ। वुड डिस्पैच क्या था? तो शिक्षा संबंधी एक कानून था जिसे वुड ने क्या किया था? चार्ल्स वुड ने लागू किया था। और इसके तहत जो भारत के तीनों प्रेसिडेंसी थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, वहाँ पे एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल की स्थापना हुई 1854 ईस्वी में। अब हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक के नाम से प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि पहली बार भारत में रेल चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर तक पहली बार रेल चलाया। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली ट्रेन चली। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने तक। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर थाने तक कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। यह पूछा जाता है। इसी कारण लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे। तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट का भी प्रचलन किया। याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने एक स्वतंत्र सार्वजनिक, इसने पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत अर्थात डाक घर अधिनियम के तहत क्या किया? तो डाक अधिनियम पारित किया। 2 पैसे की दर से इस समय डाक टिकट मिलने लगा। कब? 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक पोस्ट ऑफिस एक्ट अर्थात डाक घर अधिनियम पारित किया। और इस डाक घर अधिनियम के तहत क्या हो गया? तो भारत में डाक टिकट का प्रचलन हो गया। क्या हो गया? तो भारत में डाक टिकट का प्रचलन हो गया और 2 पैसे की दर से डाक टिकट मिलने लगा। यह कब पारित हुआ? तो 1854 ईस्वी में। तो यह पूछा जाएगा कि भारत में डाक व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। क्योंकि 1854 ईस्वी में 2 पैसे की दर से डाक टिकट मिलने लगा और इस अधिनियम को पोस्ट ऑफिस एक्ट या डाक घर अधिनियम भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता से आगरा तक विद्युत तार बिछाया पहली बार 1853 ईस्वी में। तो भारत में बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कहाँ से कहाँ तक? कलकत्ता से लेकर आगरा। याद रखेंगे 1853 ईस्वी में। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में कलकत्ता से लेकर आगरा तक पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की। याद रखेंगे, अर्थात विद्युत तार क्या किया? बिछा दिया 1853 ईस्वी में। स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की 1854 ईस्वी में। तो लॉर्ड डलहौजी ने स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। कब? 1854 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग कब? 1854 ईस्वी में। उसके बाद गंगा नहर और दोआब नहर पंजाब में स्थापित करके उसे सिंचाई हेतु खोल दिया। कब? 8 अप्रैल 1854 ईस्वी में। तो लॉर्ड डलहौजी ने 8 अप्रैल 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि गंगा नहर और दोआब नहर पंजाब में स्थापित करके उसे सिंचाई हेतु खोल दिया। उसके बाद जीटी रोड का मरम्मत कार्य कराया। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड ट्रक रोड का मरम्मत कार्य भी कराया। और पता होगा कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने किया था?
तो शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने। कराची, कलकत्ता और मुंबई को आधुनिक बनाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने कराची, कलकत्ता और मुंबई को क्या किया, तो आधुनिक बना दिया। तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से कहाँ ला दिया, तो मेरठ ला दिया। तो लॉर्ड डलहौजी ने तोप खाने का जो मुख्यालय था वह कलकत्ता से उठाकर कहाँ कर दिया, तो मेरठ कर दिया। और सेना का मुख्यालय कहाँ बना दिया, तो शिमला को बना दिया। याद रखेंगे, उसने सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया, तो शिमला को बनाया, जबकि तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से उठाकर मेरठ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, तो शिमला को अपनी राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई, तो लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। उसके बाद इसने स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। स्वतंत्र लोक सेवा विभाग की स्थापना की कब, 1854 ईस्वी में, जिसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं। याद रखेंगे, लोक निर्माण विभाग या लोक सेवा विभाग, इसे लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं। लोक निर्माण विभाग कब, 1854 ईस्वी में। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक स्वतंत्र लोक सेवा विभाग या लोक निर्माण विभाग की स्थापना की 1854 ईस्वी में, जिसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अर्थात PWD। तो वर्तमान में जो PWD सेवा चल रहा है भारत के अंतर्गत पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, तो इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उस समय वह स्वतंत्र लोक सेवा विभाग कहा जाता था और वर्तमान में यह लोक निर्माण विभाग या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD के नाम से जाना जाता है। इसी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत पहली बार 1855 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत पहली बार 1855 ईस्वी में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। कहाँ पे, लंदन में। किस भाषा में, तो अंग्रेजी, रोमन और यूनानी भाषा में। तो यह जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था लंदन, चार्टर एक्ट पारित हुआ था 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसी समय सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। कहाँ पे, तो लंदन में। किन किन भाषाओं में, अंग्रेजी, रोमन और यूनानी भाषा में। पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर ने लंदन में सिविल सेवा को पास किया 1853 ईस्वी में। याद रखेंगे, और इसी 1853 ईस्वी में भारत के सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे, उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पहली बार पास किया। सिविल सेवा परीक्षा पहली बार 1992 ईस्वी में इलाहाबाद और लंदन में शुरू हुआ। तो 1992 ईस्वी में पहली बार इलाहाबाद और लंदन में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। आधुनिक भारत का जनक के नाम से भी लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि प्रत्येक प्रांत में एक लोक निर्माण विभाग अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की 1854 ईस्वी में। अभी हमने देखा पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और उस समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। तो नोट कर लेंगे कि 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को
अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो याद रखेंगे कि 1856 ईस्वी में, हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे इस व्यापगत के सिद्धांत के बारे में, हड़प की नीति के बारे में, तो इसे डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे कि 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1852 ईस्वी में ईमान कमीशन को स्थापित किया। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन, याद रखेंगे, इनाम कमीशन, इनाम कमीशन की स्थापना की। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका मुख्य उद्देश्य था भूमि कर रहित जमींदारों का पता करके उन्हें छीन लेना। भूमि कर रहित जमींदारों का पता करके, जमींदारों का पता करके उनके जमीनों को छीन लेना। तो याद रखेंगे 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इस इनाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो जमींदार जमीन पर टैक्स नहीं देते थे, तो उनका खोज करके पता लगा कि जो भूमि कर रहित जमींदार होते थे, जो जमीन पर टैक्स नहीं देते थे, जिन पर जमीन का टैक्स नहीं लगता था, तो उनका पता लगा कि उनके जमीनों को क्या कर लेता था? तो जब्त कर लेना। यही इस इनाम कमीशन का मुख्य उद्देश्य था। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसने पंजाब पर जीत हासिल कर लिया और पंजाब से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को भेंट स्वरूप कहाँ भिजवा दिया? तो इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के पास। याद रखेंगे कि जब पंजाब पर अंग्रेजों का जीत हो गया, तो लिख लीजिए, नोट कर लें इसे, कि पंजाब पर जीत के साथ, पंजाब पर जीत के साथ सोने पे सुहागा लॉर्ड डलहौजी को तब हाथ लगा जब इसने पंजाब से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हमने बताया था यह किसके पास था, तो जो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, जो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, उनकी पत्नी के पास। जो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, तो उसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को भेंट स्वरूप किसको दे दिया, तो भेंट स्वरूप इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को दे दिया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को दे दिया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के पास भेजवा दिया। तो जब अंग्रेजों ने पंजाब पर जीत हासिल कर लिया, जो सिख थे उन पर विजय हासिल कर लिया, तो महाराजा रणजीत सिंह से उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को क्या कर लिया, तो छीन लिया। और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी उस समय शासक था, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, कोहिनूर हीरा को जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वह अपने विजय की खुशी में भेंट स्वरूप किसे दे दिया, तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को भिजवा दिया। एलिजाबेथ के अभी सिंहासन में वह कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। तो याद रखेंगे। इसके बाद 1856 इसने 1856 ईस्वी में नरबली प्रथा को भी खत्म करने का प्रयास किया। जिस प्रकार लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन कहीं कहीं जो बच गया था, तो नरबली प्रथा को रोकने का इसने भी प्रयास किया। याद रखेंगे कि 1856 ईस्वी में, लेकिन यदि परीक्षा में आए तो लॉर्ड हार्डिंग ही उसका उत्तर होगा, क्योंकि मुख्य वही था। 1856 ईस्वी में नरबली प्रथा को अर्थात ईश्वर के समक्ष लोगों की बलि दी जाती थी, तो नरबली प्रथा को इसने भी रोकने का प्रयास किया। इसने भी रोकने का प्रयास किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में नरबली प्रथा को इसने भी रोकने का प्रयास किया। याद रखेंगे 1855 से 56 ईस्वी में इसी के समय संथाल विद्रोह हुआ। याद रखेंगे कि 1855 से 1856 ईस्वी में बिहार और जो वर्तमान का झारखंड क्षेत्र है उस समय बिहार में ही था, तो कौन सा हुआ, तो संथाल विद्रोह हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय संथाल विद्रोह हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय संथाल विद्रोह हुआ। बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ संथाल विद्रोह। इसी के समय कौन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी था। और इसी के समय संथाल विद्रोह हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसने एक और काम किया कि भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने खोल दिया। लॉर्ड डलहौजी ने खोल दिया। तो भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने खोल दिया। 8 अप्रैल 1854 ईस्वी को इसने क्या किया कि गंगा नहर का निर्माण कराया और उसे सिंचाई के लिए खोल दिया। याद रखेंगे, हालांकि अभी हमने इसे बता भी दिया है, तो डेट याद कर लेंगे कि 8 अप्रैल 1854 ईस्वी, 8 अप्रैल 1854 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण कराकर यही आज पंजाब में जो गंगा नहर है उससे बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है इसी दोआब के कारण। तो लॉर्ड डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण कब किया? 8 अप्रैल 1854 ईस्वी में। तो उसका निर्माण कराकर उसे सिंचाई हेतु खोल दिया। उसे सिंचाई हेतु खोल दिया। इस प्रकार क्या हम लोग कह सकते हैं? इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जितना भारत में विख्यात था उतना ही भारत में कुख्यात भी था। अर्थात जितना वो ज़्यादा सुधार के कार्य किया और उतना ही उसने भारत में उत्पात भी मचाया। तो याद रखेंगे कि भारत में लॉर्ड डलहौजी अनेक महत्वपूर्ण विकासोन्मुख और सुधारात्मक कार्यों को अंजाम दिया। साथ ही वह सर्वाधिक विवादास्पद और बर्बर गवर्नर जनरल के रूप में भी विख्यात है। तो याद रखेंगे, तो भारत में लॉर्ड डलहौजी ने अनेक विकासोन्मुख और सुधारात्मक कार्य को अंजाम दिया। और सुधारात्मक कार्यों को अंजाम दिया। साथ ही वह सर्वाधिक विवादास्पद और बर्बर गवर्नर जनरल के रूप में भी कुख्यात है। बर्बर गवर्नर जनरल के रूप में भी कुख्यात है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत में लॉर्ड डलहौजी ने अनेक विकासोन्मुख और सुधारात्मक कार्यों को अंजाम दिया और फिर भी वह सर्वाधिक विवादास्पद और बर्बर गवर्नर जनरल के रूप में भी कुख्यात है। जिस प्रकार हड़प की नीति और यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो शुरुआत की थी, इसी कारण वह काफ़ी कुख्यात भी है। याद रखेंगे। तो ये तो था हमारा लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। अब हम लोग आते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अगला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक। तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल रहता है वह 1856 ईस्वी से 1852 ईस्वी तक रहता है। याद रखेंगे, 1856 ईस्वी से 1862 तक, 1856 से 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग।
भारत का यह अंतिम गवर्नर जनरल था स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखेंगे। अब जो गवर्नर जनरल था वह क्या उसका नाम हो गया, तो वायसराय हो गया, और यह भारत का पहला वायसराय बन गया। तो जो इस प्रकार 1853 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, तो उस चार्टर एक्ट के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसे समाप्त कर दिया गया, और इस प्रकार भारत का अब वायसराय कहा जाने लगा। तो पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वह भी लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, इन दोनों में अंतर है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, चूँकि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। फिर उसके बाद 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में, चूँकि चार्टर एक्ट हर एक 20-20 बरस पर पारित हो रहा था, तो 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल का जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत के वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय भी था, याद रखेंगे। तो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त यह कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था। तो पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एक गवर्नर जनरल का पद आएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह होगा हमारा सबसे अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज नोट कर लेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। अंतिम गवर्नर जनरल, जबकि तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय। तो एक चीज तो याद हो गया होगा कि जो गवर्नर जनरल था उस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था, तो भारत का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो करता था। लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था नियुक्त करने का, उसे समाप्त कर दिया गया। अब डायरेक्ट ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था वायसराय। तो उस ब्रिटिश सम्राट के अधीन ही इसकी नियुक्ति होती थी वायसराय की। तो अब लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश सम्राट के अधीन एक वायसराय का पद दे दिया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो आधिपत्य था वह समाप्त हो गया। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से नियुक्ति करने का अधिकार किसने ले लिया, तो ब्रिटिश सम्राट ने, ब्रिटिश क्राउन ने। और ब्रिटिश क्राउन ने इस नए पद का नाम क्या रख दिया, तो वायसराय। वही गवर्नर जनरल का ही पद था, बस ब्रिटिश सम्राट ने अपने अधीन ले लिया और उसका नाम बदल के कर दिया वायसराय। और वह उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा होती थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी के समय 1857 का ऐतिहासिक महान क्रांति हुआ था। याद रखेंगे, सैनिक विद्रोह हुआ था। 1857 का महान क्रांति किसके शासन में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो शासन व्यवस्था था वह सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। तो अभी हमने देख लिया कि चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से तो हटा दिया गवर्नर जनरल का पद, अब ब्रिटिश सम्राट खुद नियुक्ति करने लगा वायसराय की। तो इस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से जो शासन था अब सीधे किसके हाथ में चला गया? तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, क्योंकि 1857 ईस्वी में जब महान क्रांति हुआ, ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह, तो उस विद्रोह को दबाने के बाद पूरी तरह से भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया था। तो हम लोग अभी देखेंगे 1857 का विद्रोह एक अलग सेपरेट में। तो 1857 की महान क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो कई बार एग्जाम में यह आया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो शासन व्यवस्था था वह सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। याद रखेंगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ कब? 1856 ईस्वी में। तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या किया? तो पारित किया गया। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। और विधवा जो थी वह पुनः वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने को उनको अधिकार प्राप्त हुआ। याद रखेंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, विधवाओं को पुनः विवाह बंधन में बंधने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात शादी करने का उनको अधिकार मिल गया। विवाह बंधन में बंधने का अधिकार प्राप्त हो गया कब? 1856 ईस्वी में। अधिकार प्राप्त हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत जो कंपनी के हाथ से भारत का शासन छीनकर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इंपॉर्टेंट है। भारतीय सैनिकों की संख्या इसी के समय तोपखाने को छीनकर भारतीय सैनिकों की संख्या क्या कर दी? तो घटा दी गई। तो याद रखेंगे कि इसी के समय तोपखाने से भारतीय सैनिकों की संख्या तोपखाने को छीन लिया गया भारत के हाथों से और भारतीयों की संख्या घटा दी गई, अर्थात पूरी तरह से भारत पर पकड़ स्थापित कर लिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक प्रभुत्व का शासनकाल था भारत में, क्योंकि इसी के समय 1857 का महान विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के बाद भारतीय हाथों से तोपखाने को छीन लिया गया और भारतीय सैनिकों की संख्या भी क्या कर दी गई? तो घटा दी गई। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी ने अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया था। तो कब महान अर्थशास्त्री था विल्सन? इसे 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? तो बुलाया था। याद रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 ईस्वी में महान अर्थशास्त्री क्या नाम था उसका? तो विल्सन को बुलाया था। इंपॉर्टेंट है, विल्सन को बुलाया था। और अभी हम लोग देखेंगे इस विल्सन के बारे में। 500 रुपये से अधिक पर इसने क्या लगा दिया? तो टैक्स लगा दिया। 500 रुपये से अधिक पर इसने टैक्स लगा दिया। किसके निर्देश पर? तो इसी अर्थशास्त्री विल्सन के निर्देश पर। याद रखेंगे, अर्थशास्त्री विल्सन के निर्देश पर इसने 500 से अधिक रुपए पर क्या लगा दिया? तो आयकर लगा दिया। तो जिसकी इनकम वार्षिक होती थी 500, तो उस पर इसने कितना टैक्स लगा दिया? तो आयकर लगा दिया। याद रखेंगे, अर्थशास्त्री विल्सन के निर्देश पर
विल्सन के निर्देश पर। पूरा नाम था इसका जॉन विल्सन। जॉन विल्सन के परामर्श पर। साथ ही साथ इसी जॉन विल्सन के परामर्श पर इसने आयात में 4%, आयात में 10%, जबकि निर्यात में 4% टैक्स लगा दिया। इंपॉर्टेंट है। तो यह भी लगा दिया किसके निर्देश पर? तो जॉन विल्सन के निर्देश पर। तो जॉन विल्सन के निर्देश पर या जॉन विल्सन के परामर्श पर इसने क्या किया? तो 500 रुपये जिसका 500 या 500 रुपये जिसका वार्षिक इनकम था, तो उस पर इसने टैक्स लगा दिया। याद रखेंगे। जबकि इसी जॉन विल्सन के निर्देश पर, परामर्श पर जो आयात था उस पर 10%, जबकि निर्यात पर 4% का टैक्स लगा दिया। इंपॉर्टेंट है। 1859 ईस्वी में इसने महान अर्थशास्त्री जॉन विल्सन को अपने यहाँ बुलाया था। नमक कर में इसने वृद्धि कर दी। इसी जॉन विल्सन के आदेश पर इसने नमक कर में, अर्थात जो नमक था उसके टैक्स में वृद्धि कर दी। साथ ही साथ तंबाकू के टैक्स में भी वृद्धि कर दी। तो नमक कर और तंबाकू के कर में इसने क्या कर दिया? तो वृद्धि कर दिया। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल किराया अधिनियम इसने पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल किराया अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने, जिसके अनुसार लगातार 12 वर्षों से काम कर रहे किसानों का उनके ज़मीन पर मलिकाना अधिकार होने लगा। तो याद रखेंगे, इसने एक बंगाल किराया अधिनियम भी पारित किया कि जो 12 वर्षों से लगातार बंगाल में किसान काम कर रहे थे, तो वह किसान का वह जो ज़मीन था वह उस ज़मीन पर मालिकाना अधिकार किसका हो जाता था? तो किसानों का। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि बंगाल किराया अधिनियम किसने पारित किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और इस अधिनियम के तहत क्या था कि जो किसान 12 बरस से ज़्यादा एक ही खेत पर काम करते थे, तो उस ज़मीन पर उनका अधिकार हो जाता था, मालिकाना अधिकार हो जाता था, अर्थात वे उस ज़मीन के मालिक हो जाते थे। लॉर्ड बेगटन मैकाले की दंड विधान, जब्ती दीवानी और जब्ती फौजदारी को अंतिम रूप से इसने स्वीकार किया। और इसी के समय लॉर्ड बेगटन मैकाले की 1859 ईस्वी में मृत्यु भी हो गई। तो इम्पॉर्टेंट है कि कब स्वीकार किया? कि लॉर्ड बेगटन मैकाले की दंड विधान, जब्ती दीवानी और जब्ती फौजदारी को अंतिम रूप से इसने स्वीकार किया। कब? 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। और इसी के समय 1859 ईस्वी में लॉर्ड बेगटन मैकाले की मृत्यु भी हो गई। याद रखेंगे, 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता भी इसने लागू किया। किसने? तो इसके लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो प्रारूप किया गया था अपराध विधान नियम, अर्थात यह जो दंड विधान था, अपराध विधान नियम, अपराध विधान संहिता, यह सब 1859 ईस्वी में लागू किया था। किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 ईस्वी में। और इसी के बाद 1859 ईस्वी में लॉर्ड बेगटन मैकाले की मृत्यु भी हो गई थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सड़कों, रेल लाइनों और नहरों का विकास किया। और 1858 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र कितना बरस तय कर दिया? तो 23 बरस इसने तय कर दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सड़कों, रेल लाइनों और नहरों का इसने काफ़ी विकास किया। और 1858 ईस्वी में इसने सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र कितना निर्धारित कर दिया? तो 23 बरस निर्धारित कर दिया। इंपॉर्टेंट है। इसी के समय भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इसी के समय भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें गवर्नर जनरल की संख्या 4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5 कर दिया गया। यह अधिनियम पारित हुआ? तो 1861 ईस्वी में। इसे भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है।
इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? भारत परिषद अधिनियम। याद रखेंगे। इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है कि 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम पारित किया, जिसमें गवर्नर जनरल की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसने लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया गोद लेने की प्रथा या फिर व्यापकगत सिद्धांत, उसको इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अर्थात राज्य विलय की नीति या हड़प की नीति को इसने क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया, जिसकी शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इंपॉर्टेंट है। तो हड़प की नीति, गोद लेने की प्रथा, इन सभी को इसने क्या कर दिया? तो समाप्त कर दिया। राज्य विलय की नीति भी इसे कहते हैं, राज्य विलय की नीति। अर्थात यह दूसरे राज्यों को अपने में मिला लेता था। तो इसको इसने क्या कर दिया? लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया। इसने मुगल सम्राट का पद समाप्त किया तथा 1860 ईस्वी में सिविल सेवा की उम्र एक बार फिर से 22 वर्ष कर दिया। तो सड़कों, रेल लाइनों और नहरों का इसने विकास तो किया ही था, साथ ही साथ 1858 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा की उम्र 23 वर्ष कर दिया। लेकिन अगले 2 वर्ष बाद ही जब इसने मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया, तो मुगल सम्राट का पद समाप्त करने के बाद 1860 ईस्वी में एक बार फिर से सिविल सेवा की उम्र 23 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया? तो 22 वर्ष कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग के और भी फैक्ट हम लोग देखते हैं कि इसी के समय 1856 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो हाई कोर्ट एक्ट, उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। याद रखेंगे, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, अर्थात सभी राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की शुरुआत होने लगी इसी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कहा जाता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, पारित हुआ। तो याद रखेंगे कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट अर्थात भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित हुआ। याद रखेंगे कब? 1856 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1856 ईस्वी में याद रखेंगे। और इसी एक्ट के तहत और इसी अधिनियम के तहत कहाँ कहाँ पे? तो मद्रास में इसी अधिनियम के तहत उस समय के भारत के 3 प्रांतों, उसमें भारत में कौन कौन से 3 प्रांत हैं? तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता। तो भारत के तीनों प्रांतों, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तीनों प्रांतों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो इसी के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम अर्थात इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1856 ईस्वी में पारित हुआ।
और इसी अधिनियम के तहत भारत के तीनों प्रांतों, उस समय भारत के 3 प्रांत थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो तीनों प्रांतों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट भी पारित हुआ। भारतीय जो आयोग अधिनियम था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट यह भी पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। याद रखेंगे 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। भारतीय निगम अधिनियम, याद रखेंगे, भारतीय निगम अधिनियम पारित किया। और पोर्टफोलियो प्रणाली को अपनाया, पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया, पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट अर्थात भारतीय निगम अधिनियम पारित किया और पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू किया। इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि इसी के समय जो 1861 का अधिनियम पारित हुआ था, तो इस 1861 के अधिनियम में जो भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 12 कर दी गई। जबकि काउंसिल की संख्या 4 से 5 कर दी गई। गवर्नर जनरल के काउंसिल की संख्या 4 से 5 और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। तो याद रखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। याद रखेंगे। जबकि गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? पहले 4 था, अब उसको 5 कर दिया गया। जबकि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हैं उनकी संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 12 कर दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 किस अधिनियम में? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। याद रखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट इसी को कहते हैं भारत परिषद अधिनियम या भारत निगम अधिनियम। तो ये चीज़ें हम लोग देख भी लिए हैं। इस परिषद में पहली बार विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया। तो इसी परिषद में पहली बार, नोट कर लेंगे एक और चीज़ कि भारत परिषद अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में पहली बार विधि निर्माण के उद्देश्य से
विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया। अर्थात जो कानून बनाने का जो उद्देश्य था, तो इसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इसके पहले भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। याद रखेंगे, किसी भारतीय को मनोनीत किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में पहली बार विधि निर्माण के उद्देश्य से भारतीयों को भी क्या किया गया, तो मनोनीत किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था लॉर्ड कैनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग। अब हम लोग देखते हैं अगला जो वायसराय बनता है उसका नाम था लॉर्ड एल्गिन। जो बनता है वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, एक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय भी आएगा। कब बनता है वायसराय, तो 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक। तो अगला वायसराय बनता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 ईस्वी तक। इसके बारे में एक ही फैक्ट पूछा जाता है कि इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। तो इसी के समय बहावी आंदोलन हुआ था, उसे भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका इसने दमन कर दिया। याद रखेंगे, इसकी मृत्यु 1863 ईस्वी में हो जाती है। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। मृत्यु कहाँ पे होती है, तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। नोट कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो पूछा जाएगा कि लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु कहाँ हुई, तो हिमाचल प्रदेश में एक धर्मशाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हुई। याद रखेंगे। तो ये तो था लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अब हम लोग आते हैं अगला वायसराय जिसका नाम है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस, अगला वायसराय है सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 ईस्वी तक। 1863 से 1869 ईस्वी तक सर जॉन लॉरेंस अगला वायसराय बनता है। इसके समय में बस 2-3 घटना है, जैसे कि पहला आंग्ल भूटान युद्ध हुआ। कब, 1865 ईस्वी में। तो सर जॉन लॉरेंस के समय 1865 ईस्वी में आंग्ल भूटान युद्ध हुआ। इसमें एक संधि हुई। यह इस संधि के तहत समाप्त हुआ। संधि क्या था कि अंग्रेजों को 18 पहाड़ी दर्रे की प्राप्ति हुई और अंग्रेजों ने भूटान को 5,000 रुपया का पेंशन दिया। तो 5,000 रुपया पेंशन दिया अंग्रेजों ने, बदले में अंग्रेजों को 18 पहाड़ी दर्रों का अधिकार मिल गया। 1865 ईस्वी में यह जो है आंग्ल और भूटान का युद्ध समाप्त हुआ इसी संधि के तहत। तो आंग्ल और भूटान का युद्ध हुआ किसके समय, सर जॉन लॉरेंस के समय 1865 ईस्वी में। और 1865 ईस्वी में एक शर्त के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ, जिसके तहत 5,000 रुपया पेंशन अंग्रेजों ने भूटान को देना स्वीकार किया, जबकि 18 पहाड़ी दर्रों पर अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। याद रखेंगे, भूटान के 18 पहाड़ी दर्रों का अधिकार। 1866 ईस्वी में इसी के समय भीषण अकाल पड़ा। कहाँ पे, तो उड़ीसा में। सर जॉन लॉरेंस के समय 1866 ईस्वी में उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा। उसके बाद बुंदेलखंड और राजपूताना में भी भीषण अकाल पड़ा। राजपूताना और बुंदेलखंड में भी भीषण अकाल पड़ा। कब, 1869 ईस्वी में। याद रखेंगे। तो इसी के शासनकाल में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, जबकि 1869 ईस्वी में बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा। इसी अकाल के बाद 1869 ईस्वी में जॉन हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में इसने सर जॉन लॉरेंस ने क्या किया, तो अकाल आयोग का गठन किया। सर जॉन
सर जॉन हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में सर जॉन लॉरेंस ने एक अकाल आयोग का क्या किया तो निर्माण किया। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की इसने शुरुआत की, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की इसने शुरुआत की, किसने? तो सर जॉन लॉरेंस ने। कब की? 1865 ईस्वी में। साथ ही साथ इसने 1866 ईस्वी में सिविल सेवा पास करने की उम्र 22 बरस से भी घटाकर 21 बरस कर दिया। तो प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय किसने शुरुआत की? तो सर जॉन लॉरेंस ने 1865 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक? तो भारत और यूरोप के बीच, भारत और यूरोप के बीच। याद रखेंगे समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके किसके बीच स्थापित हुई? तो भारत और यूरोप के बीच। भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरुआत की? 1865 ईस्वी में। और 1866 ईस्वी में सिविल सेवा पास करने की उम्र अब 22 बरस से भी घटाकर 21 बरस इसने तय कर दिया। याद रखेंगे कौन? सर जॉन लॉरेंस ने। एक चीज और याद रखेंगे इस सर जॉन लॉरेंस के बारे में जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सर जॉन लॉरेंस के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि सर जॉन लॉरेंस के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि इसने अफगानिस्तान के प्रति, सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति शानदार निष्क्रियता दिखाते हुए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। और अफगानिस्तान के शासक शेर अली से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा। शेर अली से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा। तो सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के प्रति अपनी शानदार निष्क्रियता को दिखाते हुए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई और अफगानिस्तान के शासक शेर अली से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा। तो ये तो था हमारा लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरेंस, और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड एल्गिन। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉर्ड मेयो, जिसके समय से जनगणना की शुरुआत हो गई थी। याद रखेंगे लॉर्ड मेयो, जिसने मेयो कॉलेज की भी स्थापना की थी, और इसकी हत्या एक अफगानी ने चाकू से मार कर की थी, और चाकू से मारकर इसकी हत्या हुई थी। यह पहला अंग्रेज था। तो लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन और बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड रिपन को देखेंगे। उसके बाद जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय लॉर्ड डफरिन थे, उसके बारे में देखेंगे। लॉर्ड कर्जन, जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसके समय मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू हुआ था। तो इन सभी को हम लोग देखेंगे, लॉर्ड इरविन को देखेंगे, और एक एक वायसराय और गवर्नर जनरल को हम लोग एक एक बारीकी से समाप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।